वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग्स पर शेयर में बेसिक ईपीएस के अंदर शेयर स्प्लिट का पॉइंट पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम सिंपली कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर उस पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट जो है शेयर स्प्लिट का वो ये है कि एक कंपनी अपने जो नंबर ऑफ शेयर हैं उन्हें बढ़ा देती है, लेकिन यानी सेम जैसे एक शेयर होल्डर के पास 10 रुपीज़ की पार वैल्यू वाला एक शेयर है, तो उसे कहते हैं कि आप ये एक शेयर हमें दे दें और इसके बदले 2 शेयर ले लें। तो नंबर ऑफ शेयर तो डबल हो जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो डबल नहीं होंगे, वो उतने ही होंगे जितने पहले थे। तो कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी कि वो लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन शेयर्स को क्रिएट करें, कि 10 रुपए के एक शेयर के बजाय 5-5 रुपए के 2 शेयर जो हैं वो इशू कर दें। इसका फायदा क्या होता है? इससे बेसिकली मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो अचीव होती है, ग्रेटर मार्केटेबिलिटी। लाइक पहले अगर कोई पर्सन कंपनी के कम शेयर्स खरीद सकता है, यानी फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर एक कंपनी का एक शेयर जो है 1000 रुपए का हो, तो ऐसा पर्सन जिसके पास 700 रुपीज़ हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वो एक शेयर दो में स्प्लिट हो जाएगा तो एक शेयर 500 का हो जाएगा। तो अब जिस पर्सन के पास 700 रुपीज़ हैं वो उस कंपनी के अंदर एटलीस्ट 1 शेयर इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब आप स्मॉलर डिनोमिनेशन में चले जाते हैं तो ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कह लें कि परचेजिंग पावर के अंदर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेजिंग के अंदर आ जाते हैं, और वो फिर उनकी तरफ से आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल कैपिटल जो है वो कंपनी का चेंज नहीं होता। जिस तरह बोनस इशू ऑफ शेयर्स में भी चेंज नहीं होता, ऐसे इसमें भी चेंज नहीं होता। और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि कंपनी के पास 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 50 पार वैल्यू के, तो टोटल पैसे कितने बने? 5000। कंपनी चेंज कर देती है, 5 for 1 का शेयर स्प्लिट कर देती है, यानी एक शेयर के बदले 5 शेयर इशू हो जाएंगे। तो अब बेसिकली नंबर ऑफ शेयर तो 5 टाइम बढ़ जाएंगे, यानी 100 थे और अब हो जाएंगे 500। लेकिन पहले शेयर की वैल्यू 50 थी, पार वैल्यू, अब हो गई 10। तो 500 × 10, अब भी जो टोटल शेयर कैपिटल रहेगा वो 5000 का ही रहेगा। तो ये शेयर स्प्लिट है, इससे कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। अब इसकी ट्रीटमेंट ये है कि क्योंकि कोई एक्चुअल रिसोर्सेज तो चेंज नहीं हुए, तो बिल्कुल बोनस इशू की तरह, जिस तरह बोनस इशू में बोनस इशू फ्रैक्शन लेते थे, यहाँ पे शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन ले लेंगे और उनको उन शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स पर अप्लाई कर देंगे जो ऑलरेडी इन इशू हैं, यानी स्प्लिट के बाद वालों पर नहीं, उनसे पहले वालों पर। तो फार्मूला भी इसके फ्रैक्शन का बिल्कुल सेम है कि नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट एंड नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर शेयर स्प्लिट। यानी अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो पहले जो एक शेयर था वो अब 5 में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन है वो 5/1 है। कंपैरेटिव को भी हम बिल्कुल जिस तरह बोनस इशू के अंदर डील करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डील करेंगे कि उसको भी रीस्टेट करना होगा। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप कंपैरेटिव ईपीएस की फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ईपीएस न्यूमरेटर होता है और नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स करना पड़ता है जो भी फ्रैक्शन अप्लाई हो रही हो। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पैसिफिक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड। 1 जनवरी को उनके पास 4 मिलियन के शेयर थे। 1 जुलाई को उन्होंने 5/2 का शेयर स्प्लिट किया, यानी हर ऐसा पर्सन जिसके पास 2 शेयर थे उससे कंपनी 2 शेयर ले लेगी और उसके बदले उसको 5 शेयर इशू कर देगी, और स्प्लिट कर रही है, यानी लेट्स से कि अगर वो 2 शेयर 100 रुपीज़ के हैं, 200 के हैं, तो उसे 5 शेयर 40 ईच के मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई शेयर इशू नहीं थे 2004 में, प्रीवियस ईयर में। और लास्ट ईयर की जो ईपीएस रिपोर्ट हुई हुई है वो भी गिवन है कि 20 मिलियन की अर्निंग थी, 4 मिलियन के शेयर्स थे, और इस हिसाब से ईपीएस आई थी 5 पर शेयर। अर्निंग जो इस साल की एट्रीब्यूटेबल है वो 24 मिलियन है। बेसिक ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो आंसर की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम करंट ईयर की ईपीएस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल हैं 24 मिलियन की। हमें जो है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो हमें जो दिए हुए हैं वो हैं 4 मिलियन,
लेकिन शेयर स्प्लिट हुआ है 5/2 का, तो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन बन जाएगी 5/2, यानी जिसके पास 2 शेयर थे उसको 5 मिलने हैं, तो पहले 2 थे वो बाद में कितने हो गए, 5 हो गए। अब इस पर कैलकुलेशन करते हैं जैसे बोनस इशू में करते हैं, तो हमारे पास पहले 4 मिलियन शेयर थे, लेकिन स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो पहले जो 2 शेयर थे वो क्योंकि 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 6 मिलियन शेयर एक्स्ट्रा इशू होंगे, यानी 3 नए शेयर आ जाएंगे एडिशनली विदाउट एनी चेंज इन रिसोर्सेज। तो बेसिकली आप जो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 4 मिलियन इंटू 5/2, 10 मिलियन, और इससे पता चला कि एडिशनल जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे शेयर स्प्लिट के इम्पैक्ट की वजह से वो 6 मिलियन आएंगे। तो 30 जून को ये चेंज आ रहा है 1 जुलाई को, तो 30 जून तो तक 6 मंथ का टाइम था, और उसके बाद रिमेनिंग भी 6 मंथ का टाइम है, जुलाई से दिसंबर। तो बोनस ये शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन जो है ये अप्लाई होगी सिर्फ प्रीवियस पीरियड पे, क्योंकि बाद में तो हमने वैसे ही टोटल नंबर ऑफ शेयर ले लिए हैं जो चेंज के बाद है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन 4 मिलियन फॉर 6 मंथ इंटू 5/2 बोनस फ्रैक्शन 5 मिलियन आती है, और बाद वाली भी 10 मिलियन फॉर 6 मंथ 5 मिलियन आती है, टोटल 10 मिलियन बन गया। इसको हम अपनी ईपीएस में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी 2.4 पर शेयर करंट ईयर की। लास्ट ईयर की ईपीएस को भी रीस्टेट करना है, तो अर्निंग्स हमें गिवन है 20 मिलियन की, नंबर ऑफ शेयर गिवन है 4 मिलियन के, इनके साथ हम शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 2 पर शेयर। तो वो ईपीएस जो पहले 5 पर शेयर आ रही थी वो अब 2 पर शेयर आ रही है। एक अल्टरनेटिव वे भी है कंपैरेटिव ईपीएस को कैलकुलेट करने का, कि आप 5 पर शेयर की वैल्यू लेते हैं और उसको रिवर्स बोनस फ्रैक्शन या रिवर्स शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन 5/2 है, रिवर्स फ्रैक्शन क्या होगी 2/5, तो 5 इंटू 2/5 आप करेंगे तो उससे भी ₹2 पर शेयर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, आप इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से सेम जवाब आ जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था शेयर स्प्लिट का। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICE 33 अर्निंग पर शेयर में बेसिक ईपीएस पढ़ रहे हैं, और उसमें हम जो स्पेसिफिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शेयर कंसोलिडेशन। तो इस वीडियो में हम सिंपली कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल पे बात कर रहे होंगे। तो 1 बाय 1 इन दोनों स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट शेयर कंसोलिडेशन का ये है कि इसको रिवर्स शेयर स्प्लिट अरेंजमेंट भी कहा जाता है, कि बेसिकली आप पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देते हैं, लेकिन उनकी डिनोमिनेशन पहले से ज़्यादा हो जाती है, लार्जर हो जाती है। यानी अगर पहले एक कंपनी 10 रुपीज़ का एक शेयर इशू करती थी, तो अब कंपनी चाहती है कि उनका एक शेयर 100 रुपीज़ का हो जाए और नंबर ऑफ शेयर कम हो जाए। तो इससे ओवरऑल जो कैपिटल है, जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम होते हैं शेयर कंसोलिडेशन अरेंजमेंट के भाई इस तरीके से कंपनी करे, और नॉर्मली बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ये करती हैं, और उनका मकसद बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि जो छोटे छोटे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को छोड़ दें, और उसके बजाय जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब शेयर की डिनोमिनेशन ज़्यादा होगी तो सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, और कम पैसा जिनके पास होगा वो उस कंपनी में इन्वेस्ट उस हिसाब से नहीं कर सकेंगे। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 ऑर्डिनरी शेयर थे और 10 पर पार वैल्यू के हिसाब से शेयर थे, तो टोटल 5000 बनते हैं। अब कंपनी ने 1/5 का शेयर कंसोलिडेशन कर दी, यानी जिसके पास 5 शेयर हैं उससे 5 शेयर ले लिए जाएंगे और उसको एक शेयर इशू कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि 500 शेयर्स वाले को 100 शेयर्स मिल जाएंगे, और पहले एक शेयर की पार वैल्यू 10 थी, अब शेयर की वैल्यू 50 हो जाएगी, वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अब भी टोटल जो है वो सेम होगा, 5000 होगा। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो अमाउंट में चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए और पर शेयर डिनोमिनेशन जो है वो ज़्यादा हो गई,
इस कॉन्सेप्ट को शेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। अब इसमें भी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो इसका पर्सपेक्टिव का जो है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव है वो सेम है बोनस इशू वाला। अब यहाँ पे वहाँ पे बोनस इशू फ्रैक्शन लेते हैं, यहाँ पे शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन लेंगे और उन शेयर्स पर अप्लाई करेंगे जो कंपनी के ऑलरेडी इन इशू हैं। फार्मूला भी सिमिलर है कि नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर चेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर चेंज। कंपैरेटिव के अंदर भी जो अप्लाई करने का रूल है वो बिल्कुल सेम है कि कंपैरेटिव नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी, और ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स फ्रैक्शन जो है वो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब इस सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एटलांटिक लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड 4 मिलियन शेयर्स उनके इन इशू हैं। 1 जुलाई 2005 को उन्होंने 2 for 5 की शेयर कंसोलिडेशन की है और कोई शेयर इशू और अदर चेंजेस उनके 2004 यानी कंपैरेटिव ईयर में नहीं हुए थे। बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की गई है उसमें 20 मिलियन का अर्निंग थी लास्ट ईयर, 4 मिलियन के शेयर्स थे और इस हिसाब से ₹5 की रिपोर्ट की गई है। अर्निंग जो इस साल की है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल वो 24 मिलियन है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने ईपीएस, बेसिक ईपीएस और कंपैरेटिव कैलकुलेट करना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं और हम करंट ईयर की बेसिक ईपीएस अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें अर्निंग की फिगर क्वेश्चन में गिवन दैट इज 24 मिलियन। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स को, तो हमें यह पता है कि जो शेयर्स इन इशू थे वो 4 मिलियन थे और फिर शेयर कंसोलिडेशन हुई है, यानी 2 for 5 की शेयर कंसोलिडेशन हो गई है। तो पहले अगर शेयर 5 थे तो बाद में शेयर कितने रह जाएंगे 2, यानी हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर हैं उससे 5 शेयर लेकर उसको 2 शेयर दे दिए जाएंगे। तो अगर इसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करें तो वी कैन सी कि अगर 4 मिलियन शेयर्स थे तो अब शेयर्स कम होकर 2/5 रह जाएंगे। $2.4 मिलियन से शेयर्स कम हो जाएंगे। तो ये चेंज आ रहा है 1 जुलाई को। तो फर्स्ट 6 मंथ में 4 मिलियन है, फिर शेयर कंसोलिडेशन के इम्पैक्ट से 2.4 मिलियन कम हो गए और सिर्फ 1.6 मिलियन रह गए। 6 मंथ दोनों टाइम पीरियड हैं, 2/5 की बोनस फ्रैक्शन यूज, कंसोलिडेशन फ्रैक्शन यूज होगी और हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर आ जाएगा 1.6 मिलियन, बेसिकली दिस। लेकिन वंस अगेन फ्रैक्शन से इसलिए करना है क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें सारी चीज़ें मिक्स करके करनी पड़ेंगी तो वहां पर हमें ये फ्रैक्शन वाला सिस्टम फायदा देगा। अभी हम शेयर्स यूज करते हैं 1.6 मिलियन, इससे हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 15 पर शेयर। लास्ट ईयर की हमें रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है। लास्ट ईयर की अर्निंग गिवन है 20 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर 4 मिलियन थे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो है बोनस फ्रैक्शन से, तो बोनस फ्रैक्शन आपकी 2/5 है, आपके पास 12.5 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ जाएगी। अल्टरनेटिव वे ये है कि आप ईपीएस लेते हैं लास्ट ईयर की और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स बोनस फ्रैक्शन, यानी रिवर्स कंसोलिडेशन फ्रैक्शन से। कंसोलिडेशन फ्रैक्शन आपकी 2/5 है और अब आपने रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5/2। तो 5 इंटू 5/2 आपके पास ईपीएस रिवाइज्ड आ जाएगी, रीस्टेटेड आ जाएगी लास्ट ईयर की, वंस अगेन 12.5 पर शेयर। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग पर शेयर में बेसिक ईपीएस के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे और सिंपली हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद 2 एग्जांपल्स इस पर कवर कर रहे होंगे। तो स्टेप वाइज इन 3 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग हो, यहाँ पर वर्ड शेयर्स ले लेते हैं, वो इंक्रीज करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोनस इशू या शेयर स्प्लिट। तो जब शेयर स्प्लिट होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, बोनस इशू होता है उससे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और जब शेयर कंसोलिडेशन होगी जिसे रिवर्स शेयर स्प्लिट कहते हैं तो उसकी सिचुएशन में ये डिक्रीज हो जाएंगे।
तो जो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस है तमाम पीरियड्स की जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हमें एडजस्ट करना होता है रिट्रोस्पेक्टिवली, और ये काम ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, क्योंकि हम बोनस इशू को, शेयर स्प्लिट को, शेयर कंसोलिडेशन को यूं लेकर चलते हैं जैसे वो हमेशा से ही हो गई थी। तो एक तो ये इम्पैक्ट हमने लेना है। अच्छा, अब जो फर्दर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कि आपका ईयर एंड हो जाता है और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज आता है, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है कि इफ दीज चेंजेस, यानी ये जो ऊपर चेंजेस हैं बोनस इशू के, शेयर स्प्लिट के, रिवर्स शेयर स्प्लिट यानी शेयर कंसोलिडेशन के, इफ दीज चेंजेस अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुई लेकिन उससे पहले, लेकिन ईयर एंड के बाद, the per share calculation for those and any prior period financial statement presented shall be based on the new number of share। तो हालांकि बोनस इशू वगैरह यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पर कैलकुलेशन करनी है, और ये फैक्ट भी डिस्क्लोज करना है कि जो कैलकुलेशंस हैं उनमें ये चेंजेस शामिल हैं। अब एक एंगल पर तो हमारी लॉजिक ये हो सकती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इश्यूज रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहे हैं उनको हमें शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे एंगल पर स्टैंडर्ड सेटर्स का प्रोबेबली जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जब रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ रहा और नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए हैं और अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं की, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि ओवरऑल रिसोर्सेज का फर्क तो नहीं है, अर्निंग्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर शेयर की जो वैल्यू है वो स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है और वो उस तरीके से उनको प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये एक एग्जाम्पल तो हम इस पर कवर करेंगे। दूसरा, IAS 8 के मुताबिक जब हम करेक्शन ऑफ एरर करते हैं या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जाता है, यानी करेक्शन की जाती है रिट्रोस्पेक्टिवली इन द कंपैरेटिव पीरियड और प्रायर पीरियड, इसी तरह अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज किया जाता है तो उसका इफेक्ट भी कंपैरेटिव पीरियड पर भी आता है और प्रायर पीरियड्स पर भी आता है। तो ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कि इन एडिशन बेसिक ईपीएस ऑफ ऑल पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटेड फॉर रिट्रोस्पेक्टिवली। तो अगर आपने किसी जगह पर आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और उसका इफेक्ट से लास्ट ईयर की आपकी अर्निंग्स चेंज हुई हैं, तो फिर जाहिर बात है आपकी बेसिक ईपीएस भी चेंज होगी। तो इसी तरह करेक्शन ऑफ एरर की है, उसकी वजह से आपकी लास्ट ईयर की अर्निंग बढ़ गई है या कम हुई है तो ईपीएस भी चेंज होगी। तो ये दो इम्पैक्ट्स हैं इन्हीं दो पॉइंट्स पर। एक एग्जांपल हम इस इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड पर, और एक एग्जांपल जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव करेक्शन या चेंज इन पॉलिसी पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास कि मुल्तान लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2004 इट हैज़ 4 मिलियन शेयर्स इन इशू। बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड जो है वो 20 मिलियन की है, 4 मिलियन शेयर्स के हिसाब से ₹5 पर शेयर। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल जो करंट ईयर की है वो 24 मिलियन है। और फिर ये बताया हुआ है कि देयर वर नो शेयर इशूज और अदर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर 2004 और 4 और 5 में कोई चेंज नहीं आया। हाउएवर एमएल मेड अ बोनस इशू ऑफ 25% 1 मिलियन शेयर्स, यानी उन्होंने मजीद बोनस इशू किए हैं ऑन 15 Feb 2006 बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5 और कंपैरेटिव 20x4। तो जो 20x6 में हो रहा है वो तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहा है, बट स्टिल हम अपनी ईपीएस के अंदर उसको भी शामिल करेंगे। तो हमारे जो अर्निंग्स है वो 24 मिलियन की, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 4 मिलियन के साथ हमने इन 1 मिलियन को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 4.8 पर शेयर आ जाएगा। और लास्ट ईयर को भी इवन हम रीस्टेट कर देंगे, उसके अंदर भी हम जो 20 मिलियन की अर्निंग ले लेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स में 1 मिलियन बोनस शेयर्स भी इंक्लूड कर लेंगे, जिससे हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 4 पर शेयर। तो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि, और मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से खास तौर पर देखने की बात है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर बोनस इशू, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन ईयर एंड के बाद भी हुई हो तो उसका इफेक्ट आपने अपनी कैलकुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नवापुर लिमिटेड हैज अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 4 मिलियन शेयर्स थे, कोई शेयर इशू नहीं हुए और अदर चेंजेस नहीं हुई। बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की गई थी 20x4 में वो 20 मिलियन डिवाइड बाय 4 मिलियन शेयर्स ₹5 पर शेयर की थी।
In October 20x5, it was discovered that registry cost of 1 million had been incorrectly charged as expense. तो लैंड की जो रजिस्ट्री कॉस्ट है वो लैंड की में कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, लैंड के एसेट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए थी, उसको गलती से एक्सपेंस चार्ज कर दिया था। तो यानी कि अगर वो एरर ना किया होता तो प्रॉफिट ऑफ 20x4 शुड हैव बीन 21 मिलियन। तो हमने जो प्रॉफिट है वो पहले जिसकी बेस पर ईपीएस कैलकुलेट की हुई है वो 20 मिलियन है। रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हुई होगी तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 21 मिलियन हो जाएगा। जो हमने गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था उसका रिवर्सल करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया। करंट ईयर का प्रॉफिट जो है अर्निंग्स एंड 24 मिलियन वो गिवन है। कैलकुलेट करना है 2005 और 2004 कंपैरेटिव को। तो हम करंट ईयर की कैलकुलेशन करते हैं पहले। अर्निंग्स 24 मिलियन और इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो हमारे पास हैं 4 मिलियन। तो ईपीएस आ जाएगी 6 पर शेयर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर का क्या करना चाहिए। तो लास्ट ईयर की जैसे कैलकुलेशन की थी लेकिन अर्निंग्स अपडेट हो जानी चाहिए। 21 मिलियन डिवाइड बाय 4 मिलियन शेयर तो ये 5.25 पर शेयर आएगा। हालांकि जो हमने पहले रिपोर्ट किया था वो 5 पर शेयर था लेकिन वो एरर के साथ था। अब एरर की करेक्शन होगी तो ईपीएस को भी रीस्टेट कर दिया जाएगा। ये रिक्वायरमेंट आईएस 8 में भी मेंशन है और ये रिक्वायरमेंट जो है वो आईएस 33 के अंदर भी है। तो ये एक दो बेसिकली कॉन्सेप्ट थे रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के, जिसमें हमें चीज़ें बाद में जो आ रही होती हैं उनका इफेक्ट प्रीवियस पीरियड्स के अंदर भी लेना होता है। तो ये दो इम्पैक्ट्स खास तौर पर आपने ध्यान में रखने हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 33 अर्निंग पर शेयर का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट में। क्वेश्चन का टाइटल है होम डायनामिक्स लिमिटेड और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट हुआ था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड एचडीएल, a listed company for the year ended 31st December 2016. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी है और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी है और दोनों नेट ऑफ टैक्स हैं यानी आफ्टर टैक्स हैं और आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए। और फिर ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। इसमें इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो ईपीएस नॉर्मली कैलकुलेट होती है जो फेस पर शो करनी होती है वो होती है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बेस पर सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होती है जो कि नोट्स में भी कर सकते हैं और फेस पे भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बजाय हम इन दो कंपोनेंट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। सेकंड पॉइंट है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2016 कंप्राइज ऑफ, इसमें 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 25 है और 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि ₹10 के हैं, ईच इंटाइटल टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 10%। तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो उसको हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होता है ताकि वो अर्निंग निकल आए जो एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। थर्ड पॉइंट है कि ऑन 31st March 2016 एचडीएल अनाउंस्ड 40% राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹25 पर शेयर। The entitlement date of right share was 31st May 2016। तो बेसिकली आप अनाउंस कब करते हैं वो रेलिवेंट नहीं होता, डेट वो रेलिवेंट होती है जब राइट्स की इंटाइटलमेंट होती है। तो इंटाइटलमेंट 31 मई 2016 है, अनाउंस तो पहले भी कर दिया जाता है, जब एक्चुअली राइट्स मिलते हैं तो उसको हम फोकस करते हैं। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट एंड इंटाइटलमेंट डेट वाज 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्योंकि फोकस करना है इंटाइटलमेंट डेट को, सो ₹32 हमारी एक्चुअल कम राइट प्राइस होगी। फोर्थ पॉइंट है कि ऑन 2 अगस्त 2016 एचडीएल अनाउंस 20% बोनस इशू। इंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर वाज 31 अगस्त 2016। तो यहां पर हमारी जो रेलिवेंट डेट है वो 31 अगस्त है और 20% का बोनस इशू है। इसमें भी बोनस फ्रैक्शन हम ले लेंगे और 20% का मतलब है कि अगर 100 शेयर्स थे तो अब 120 हो जाएंगे, तो यहां से हम बोनस फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑन 1 Feb 2017 the board of director announced 20% cash dividend and 10% bonus issue, being the final dividend to the ordinary shareholders and 10% cash dividend for preference shareholders।
अब डिविडेंड की अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में जाकर होगी, जब उस कह लें कि जो डिविडेंड है वो उसे अप्रूव करेंगे एजीएम ऑफ द कंपनी में। लेकिन जो बोनस इशू है उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ईयर एंड के बाद भी जो बोनस शेयर इशू होते हैं उसकी बेसिस पर हम नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं, और लेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो अवेलेबल होते हैं टिल द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, चाहे वो बोनस इशू ईयर एंड के बाद हुआ हो, तब भी उसको हमें कंसीडर करके इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इन 5 इंफॉर्मेशन की बेस पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट करें बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, शो ऑल रेलिवेंट कैलकुलेशंस। तो अर्निंग पर शेयर के लिए क्योंकि डाटा जो है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों का दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं और सबसे पहले आंसर को स्टेप वाइज देखते हैं कि उसका फॉर्मेट हमें क्या बनाना चाहिए। तो हम आंसर डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हमें 2016 की बेसिक EPS कैलकुलेट करनी है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की भी हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, बेशक इसको नोट्स पर करें या फेस पर करते हैं। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए भी हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। तो EPS की कैलकुलेशन में दो ही फिगर्स रेलिवेंट हैं, एक है आपकी अर्निंग्स और दूसरी फिगर है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले अर्निंग्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की जो अर्निंग्स हैं वो 765 मिलियन गिवन है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की 155 मिलियन गिवन है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड है इसकी एडजस्टमेंट होगी। 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपीज का एक है और डिविडेंड भी 10% है। तो एक छोटी सी वर्किंग करके प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। $4 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और उसका 10% डिविडेंड, तो वो बन जाएगा हमारे पास ₹4 मिलियन। तो जो प्रॉफिट है हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का वो 765 मिलियन है, उसमें से 4 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे तो हमारे पास वो अर्निंग आ जाएंगी जो ऑर्डिनरी शेयर को शेयर होल्डर्स के लिए एट्रीब्यूटेबल है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो प्रॉफिट है वो 155 मिलियन का क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में सेम ही लेने होंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए भी, क्योंकि दोनों बेसिक EPS हैं और सेम ईयर की हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो फ़र्क नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा से अगले स्टेप्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक राइट इशू की बात हुई हुई है और 2 बोनस इशू की बात हुई हुई है। एक बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर है और एक बोनस इशू ईयर एंड के बाद है। तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है, जिसमें से बोनस इशू की फ्रैक्शन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, राइट इशू की जो फ्रैक्शन है उसको हमें खास तौर पर देखना है। तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए होगी। इससे रेलिवेंट डाटा देखते हैं। तो कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 40% राइट इशू। अब कंपनी के जो पहले शेयर हैं वो 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन का 40% बनेंगे 4 मिलियन शेयर। अब कॉन्सेप्ट ये देखें कि जो एक्चुअल कम राइट प्राइस है वो 32 है, यानी शेयर्स की वैल्यू राइट इशू से पहले 32 है, और शेयर जो इशू हो रहे हैं वो 25 पर हो रहे हैं। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पर हम इसकी फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकेंगे। और जो डेट इसमें कंसीडर करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया, वो 31 मई की कंसीडर होगी, 31 मार्च की नहीं होगी। सो 10 मिलियन शेयर जो पहले ₹32 के हिसाब से हैं, और 4 मिलियन शेयर जो अब इशू होंगे 25 पर, यानी बिलो मार्केट वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो 10 + 4 मिलियन 14 मिलियन हो जाएंगे।
तो थ्योरेटिकली वेटेड एवरेज प्राइस जो शेयर की हो जानी चाहिए आफ्टर राइट इशू, दैट शुड बी ₹30 पर शेयर। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि 31 मई को शेयर जो ये इशू हुए राइट शेयर जो इशू हुए, तो इस पर राइट इशू बोनस फ्रैक्शन कितने की बनेगी? तो इस पर राइट शेयर की बोनस फ्रैक्शन बनेगी 32 जो है वो हमारी एक्चुअल कम राइट प्राइस है, और 30 जो है थ्योरेटिकल राइट प्राइस है, तो दैट वुड बी 32/30। इसके बाद जो बोनस इशू हुआ है वो 20% हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर 100 शेयर थे तो अब 20% ऐड होके 120 हो जाएंगे। तो ये इसकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो 31 अगस्त है, तो इसको फोकस करेंगे। तो 120 आफ्टर बोनस इशू और 100 बिफोर बोनस इशू, क्योंकि 20 शेयर एक्स्ट्रा इशू होने, ऑन एवरेज परसेंटेज के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो 120/100 हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी 1 Feb 2017 को हमारे पास क्या पोजीशन होगी, जो कि ईयर एंड के बाद वाला इशू है। इसमें 10% बोनस इशू है, यानी अगर 100 शेयर्स थे तो 10 और इशू होंगे और 110 हो जाएंगे। तो इसमें बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी 110/100। अब हम अपनी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जनवरी में हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में पोजीशन क्या थी। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। ये सिचुएशन हमारे पास 1 जनवरी से 31 मई तक रहेगी। फिर मई से लेकर अगस्त तक और सिचुएशन रहेगी, क्योंकि 31 मई को जो है वो राइट इशू हो रहा है। तो फिर अगस्त तक सिचुएशन सेम रहनी है। अगस्त में फिर हमारा बोनस इशू हो रहा है अगस्त के एंड पर, और उसके बाद दिसंबर तक जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी 1 सितंबर से ऑनवर्ड। फिर आफ्टर द ईयर एंड जो शेयर इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 फेब को। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द ईयर एंड कितने हो जाएंगे वो भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 जनवरी को जो हमारे पास शेयर्स हैं वो हैं 10 मिलियन। फिर राइट इशू जो हुआ है वो हुआ है 40% का, यानी 10 मिलियन का 40%, दैट वुड बी 4 मिलियन शेयर्स, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 14 मिलियन। फिर 31 अगस्त को 20% का बोनस इशू हुआ है, तो 14 मिलियन का 20% बनता है 2.8 मिलियन। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 16.8 मिलियन। फिर फेब में 10% बोनस इशू हुआ है, 16.8 मिलियन का 10% 1680,000 बनेगा। और इस तरह से आफ्टर द ईयर एंड आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो 18,480 हो जाएंगे। ईयर एंड पर आल दो के 16.8 मिलियन थे। अब IAS 33 की रिक्वायरमेंट है कि ईयर एंड के बाद भी जो ऐसे शेयर इशू होते हैं जिनमें रिसोर्सेज में चेंज नहीं आता, यानी बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन वगैरह, उनको आपने प्रीवियस उसमें एडजस्ट करना है, उनकी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है। तो इसलिए हमने ईयर एंड के बाद का जो इशू है उसको भी कंसीडर किया है। अब अगर हम टाइम फैक्टर कंसीडर करते हैं तो जनवरी से मई तक जो है वो 5 मंथ्स बनते हैं। फिर जून से अगस्त तक 3 मंथ्स बनते हैं। सितंबर से दिसंबर तक 4 मंथ्स बनते हैं। और ईयर एंड के बाद वाले को टाइम फैक्टर वाइज हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी बोनस फ्रैक्शन लेंगे। अब बोनस फ्रैक्शन की बात करें तो जो हमारे पास सबसे पहला बोनस फ्रैक्शन है वो मई में अराइज हो रहा है 32/30 का। तो ये मई के इशू से पहले पहले हम अप्लाई कर देंगे, और इसके अलावा ये अप्लाई नहीं होगी।
ये जो अगस्त में इशू हुआ इसकी फ्रैक्शन है 120/100, तो अगस्त से पहले पहले पर ये अप्लाई होगा, लाइक ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा और इससे पहले वाले इशू के साथ भी अप्लाई करना होगा। और फिर जो हमारी बाद में फाइनल बोनस फ्रैक्शन आ रही है 110/100 की, ये इस टाइम पर आ रही है, तो ये इससे पहले वाले टाइम पर अप्लाई होगी। तो जिस टाइम पर शेयर इशू होते हैं उससे पहले पर आपने फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, उसके बाद पर अप्लाई नहीं करनी। और इसकी लॉजिक ये है कि क्योंकि बाद में ऑलरेडी वो शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको बोनस एलिमेंट की वजह से वो शेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पर वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब एक ज़ीरो आ गया तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली खुद इटसेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि ईयर एंड के बाद वाला एवरेज हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे। तो 16.646 मिलियन जो है हमारे पास तकरीबन शेयर्स आ गए। यही शेयर्स की वैल्यू हम सिंपली पिक करेंगे और अपने दोनों फार्मूलाज के अंदर हम मेंशन कर लेंगे। तो अब हम अर्निंग डिवाइड बाय शेयर्स कर ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। दैट वुड बी 45.71 पर शेयर, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पर देखेंगे तो दैट इज 9.31 रुपीज़ पर शेयर। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हमने ईपीएस डिस्क्लोज करनी थी, यह हमारा सोल्यूशन है। और इसकी वर्किंग में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को कैलकुलेट किया और सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में आपने देखनी थी वो ये थी कि जो फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस अप्लाई करनी है उस इशू से पहले के तमाम आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर। इशू के बाद वाले पर वो रेलिवेंट फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसलिए देखें, जो पहला इशू था उसकी फ्रैक्शन एक जगह अप्लाई हुई, जो दूसरा इशू था उसकी 2 जगह, और तीसरे इशू की 3 जगह। तो सिमिलरली जितने मर्जी इशू आ जाएं वो उस हिसाब से अपने से प्रीवियस जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।